बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज में कहा जा रहा है, तो चले पढ़ते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग इज फॉर्म्स टू अचीव, यानी कि जो केमिकल बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है। जब आप मिनिमम एनर्जी दें और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ग्रेटर हो, तो आप कह सकते हैं कि आपका केमिकल बॉन्ड क्या हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। सही। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज नंबर 2 की, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, यानी जो आयोनिक बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है। तो आपको पता है कि कंप्लीट जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो आपका आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, वहां पर फॉर्म होता है। आपको पता है अगर कोवलेंट बॉन्ड होता तो शेयरिंग से होता, आयनिक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सही हो गया। अब एमसीक्यू नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली फॉर्म होते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे जनरली फॉर्म होते हैं? बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। सही हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, यानी कि लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है। तो आपने याद रखना है वो थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्लियर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आयोनिक बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन होती है कैसे, कैसे फॉर्मेशन होती है? जब लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो मेटल की, एंड इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो ज्यादा हो नॉन मेटल की। ये मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको एसपी ब्लॉक की वन शॉट में बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको तगड़े तरीके से क्लियर करवाए हुए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द प्रीडोमिनेटली आयोनिक, यानी कि प्रीडोमिनेटली जो आयनिक है वो आपको पता है ना ही आपके पास सीजियम क्लोराइड है, ना ही मीथेन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड है, NaCl। क्योंकि NaCl आपका, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, NaCl पॉजिटिव है यानी केटाइन की भी कैरेक्टरिस्टिक है, NCl नेगेटिव है तो एनाइन भी, यानी कि ये आयोनिक है जो आयंस में ब्रेक हो सकता है। उसके बाद है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो आयनिक कंपाउंड में होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड में कैसे इंक्रीज होती है, सवाल ये है। जब आपकी आयोनिक चार्ज इंक्रीज होती है, आयनिक चार्ज क्या हो, इंक्रीज हो, और आयोनिक साइज क्या हो, डिक्रीज हो। तो आप सिंपल कहते हैं कि यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड की जो लैटिस एनर्जी है वो इस वजह से ज्यादा है। सही हो गया। एमसीक्यूज नंबर 8, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली, यानी कि जनरली कैसे होते हैं, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, ज्यादा हो, एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो, ज्यादा हो। तो आप कह सकते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड्स है आप लोगों के। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 में कहा जा रहा है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि जनरली शो करती है आयनिक कंपाउंड को, यानी वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो शो करती है आयनिक कंपाउंड को मोल्टन स्टेट में। सो वो आपके पास क्या होती है, कंडक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। क्लियर है। मोल्टन स्टेट में वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, अब देखिए डेफिनेशन ये आ गई क्योंकि लैटिस एनर्जी की 2025 के पास पेपर में भी ये एमसीक्यूज पूछा गया था। जरा ध्यान से आपने समझना है एमडी गेट 2025 के अंदर। ये द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, यानी वो कौन सी एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है सेपरेट करने के लिए, जुदा करने के लिए 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इनटू अ गैसियस आयन। आपके पास लैटिस एनर्जी होती है। सबको तगड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। देखिए एक होता है आपके पास डुप्लेट रूल, एक आप लोगों के पास क्या होता है, डिप्लेट रूल। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन उस एटम के कंप्लीट है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट बोलेंगे। अगर किसी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर तो बोलेंगे भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, अगर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो एटम के अंदर टैंड होता है, वो गेन भी कर सकता है, वो ले भी सकता है, वो लॉस भी कर सकता है यानी दे भी सकता है, और शेयर भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को अटेन, क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वैलेंस शेल में तगड़ा होता क्या है मैम, आपने बताया है कि आउटर मोस्ट शेल होता है लास्ट शेल,
ऑफ एन एटम दिस इज कॉल्ड, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो सिंपल आप कहेंगे जिसके लास्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके पास ये एबिलिटी और ये खासियत होती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 में अगर बात करें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन, यानी कि वो कौन सा आयन है जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विथ नियॉन, तो वो आपने याद रखना है, वो है सोडियम आयन। उसके बाद हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड, आयोनिक जो बॉन्ड होता है वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है किसको, नॉन डायरेक्शनल को। एमसीक्यू नंबर 40 यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, वो कौन सा जोड़ा है जो कि लाइकली ही फॉर्म करता है, मोस्ट लाइकली फॉर्म करता है आयोनिक बॉन्ड को, तो वो सोडियम है एंड क्या है आप लोगों के पास क्लोरीन है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है बोन हैबर्ट साइकिल। भाई ये तो मैंने तुम्हें बताया था कि लेटेस्ट एनर्जी को सिर्फ हम एक ही तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो होता है बोन हैबर्ट साइकिल। ये आप कब पढ़ते हैं, ये आप पढ़ते हैं जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं बोन हैबर्ट साइकिल को, वहां पर आप इसका तगड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आई थिंक थर्मोकेमिस्ट्री है, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं किसको, बोन हैबर्ट साइकिल को, जिससे आप तगड़े तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं लेटेस्ट एनर्जी को। ये बहुत ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी हर साल डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन जो मैंने आपको एमसीक्यूज करवाया है उसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, या मेरा व्हाट्सएप चैनल टीच हुआ वहां पर आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट बस आपने लिखना है कि मैम मेरे कमेंट के नीचे कि मैम आप वहां पर सेंड कर दीजिएगा, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे तगड़े तरीके से पीडीएफ, आप रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आपके एमडीगेट में आई थिंक 29 डेज रह गए प्री प्रिपरेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म, आपको पता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन पेयर की, जब इलेक्ट्रॉन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग होती है दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद कहा जा रहा है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कंसेप्ट, यानी कि जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे कंसेप्ट होता है, तो आपने याद रखना है एक सिग्मा बॉन्ड से, इस तरीके से एक सिग्मा बॉन्ड से, सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड कंसेप्ट, यानी कि जो डबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल की नहीं बात करें डबल की बात कर रही हूँ, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कंसेप्ट होता है जिसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड हो और इसके अंदर एक ही आप लोगों के पास क्या हो, पाई बॉन्ड हो। क्लियर है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 90 की तरफ आए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये ट्रिपल देखें, एक होता है सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक होता है आपके पास डबल बॉन्ड जिसमें सिग्मा और पाई होता है, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ये मैंने आपको बताया है केमिकल बॉन्डिंग की शॉर्ट में। तो आगे अब ओपिनो ये जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंसेप्ट्स आर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि वो कौन सा फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जो कंटेन करता है, किसको कंटेन करता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को, तो वो आपके पास क्या होता है, N2 होता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 21 की तरफ आए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसको आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, वो कैसे फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा जब एक एटम डोनेट करे दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेयर्ड पेयर में से, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब फॉर्मेशन होती है NH4 आयन की, NH4 आयन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, तो आपका जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म होता है बिटवीन किसके दरमियान में, N के और H यूजिंग अ शेयर्ड पेयर एंड NS लोन पेयर। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म होता है, नॉन कोवलेंट जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन किसके दरमियान में, आपका एटम्स के दरमियान में, क्योंकि वो हैविंग इक्वल होता है, नियरली इक्वल होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रगड़ा हो गया कॉन्सेप्ट, आपने क्या करा दिया। उसके बाद जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो अराइज होता है, कोवलेंट पोलर बॉन्ड कैसे अराइज होता है, आपने याद रखना है जब n इक्वल शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। एमसीक्यू नंबर 25 यहाँ पर कहा जा रहा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, मैंने आपको बताया था बॉन्ड लेंथ बताया था,
बॉन्ड एनर्जी बताया था। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पीएमडीसी में थे जो कि हमने इस वन शॉट के अंदर क्लियर किए थे। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है कोवलेंट बॉन्ड की वो डिक्रीज होती है। वो कैसे कम होती है? क्योंकि आपका बॉन्ड ऑर्डर वहां पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है कोवलेंट बॉन्ड की वो जनरली बढ़ती है, इंक्रीज होती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि वहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाती है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, सबसे ज्यादा जो कम बॉन्ड लेंथ होगी, सबसे ज्यादा वो होगी ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा है और 2 पाए हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड जनरली हैव, कोवलेंट कंपाउंड का आपने याद रखना है जनरली उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि सबसे कम, आप ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द सिग्मा बॉन्ड, जो बेस्ट क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है सिग्मा बॉन्ड को, वो होता है वो फॉर्म्ड होता है हेड ऑन एक्सियल, जब ओवरलेप होते हैं क्या आप लोगों के पास ऑर्बिटल्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाई बॉन्ड फॉर्म, पाई बॉन्ड क्या होता है बच्चों? एक होती है ना आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जब आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो आप इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। जब आपकी लिटरली ओवरलैपिंग हो, यानी कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो, तो आप पैरेलल ओवरलैपिंग जिसे कह सकते हैं। ये मैंने आपको सारे टर्म्स वहां पर बताए हुए हैं, तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 31, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी हमें कोई तरीका बताएं जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर सकें, डिफाइन कर सकें। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप डिफाइन करते हैं कि ये किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है, यानी किसी भी एटम की ताकत होती है कि वो अट्रैक्ट कर सकता है, क्या अट्रैक्ट कर सकता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है। कि किसके अंदर एबिलिटी होती है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑन द पॉइलिंग स्केल, जो पॉइलिंग स्केल है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनकी पॉलिंग जो स्केल है वहां पर मोस्ट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया तो हुआ है कि आप फोन को याद कर लें। सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। क्लियर है? तो इस हिसाब से जो पोलिंग स्केल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, याद रखने हैं आप लोगों ने, इसकी याद कर लीजिएगा 4.0। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है पीरियड में। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है और एटॉमिक साइज वहां पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि वहां पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है एंड शील्डिंग इफेक्ट के साथ साथ एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। उसके बाद जो डायपोल मूवमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबको पता है कि डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन सवाल ये है कि आप उसे मेजर कैसे कर सकते हैं, एक्सटेंड पोलैरिटी की मदद से एंड बॉन्ड और मॉलिक्यूल्स की हेल्प से आप उसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ जीरो डायपोल मूवमेंट, वो कौन सा फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जिसकी सबसे कम यानी कि जीरो डायपोल मूवमेंट होती है। तो जीरो जो डायपोल मूवमेंट होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, सबसे कम होती है। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा कि अगर आपसे सवाल किया जाए, ये एमडीगेट में आता है, ईकेट में भी आता है, नम्स में भी आता है, कि बताएं कि मॉलिक्यूल्स है जिसकी सबसे कम डायपोल मूवमेंट है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ द डायपोल मूवमेंट, कि डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या है, तो वो क्या है आपके पास, डिबाई। द मॉलिक्यूल इज पोलर, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इट हैज नॉन जीरो, वो नॉन जीरो उनकी क्या होती है, डायपोल मूवमेंट। कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड हैज अ जीरो नेट मूवमेंट बिकॉज, क्योंकि वहां पर याद रखिएगा आपने ये है सीजियम टेट्राक्लोराइड की जीरो नेट डायपोल मूवमेंट होती है। क्यों?
क्योंकि द मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल होते हैं और टेट्राहाइड्रल होते हैं। टेट्राहाइड्रल में एंगल भी आपको याद होगी 109.5, कुछ यही थी ना, याद मुझे दिलाइएगा, 109.5 ऐसे ही थी ना। और एंड बॉन्ड डायपोल आपके पास कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड, इसमें से कौन सा एक्सपेक्टेड है जो कि मोस्ट पोलर एक तरह का बांड है, वो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये आप लगाएं। अगर हम आगे चलें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डिफरेंस है बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, अगर वो वेरी लार्ज हो, वो बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो बॉन्ड की जो टेंडेंसी होती है वो आपके पास क्या होती है, आयोनिक। बॉन्ड की टेंडेंसी क्या होती है, आयोनिक। यहाँ पर कहा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 42 कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, इसमें से आपने वो मॉलिक्यूल बताना है जो कि पोलर है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल बैंड है। आपको पता है कि जो बैंड स्ट्रक्चर होती है, आपको मैंने बताया था, आपको टेट्राहाइड्रल बताया था, ट्राइगोनल, प्लेनर बताया था, सारी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी। तो मैंने आपको वहां पर ये भी बताया था कि बैंड स्ट्रक्चर और जो बैंड स्ट्रक्चर और दूसरा आप इसे बोलेंगे एंगुलर स्ट्रक्चर, ये जो दोनों जो स्ट्रक्चर होती हैं आपके पास किसकी होती हैं, वाटर की। अब परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज, यानी कि जो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है वो बॉन्ड का इंक्रीज कैसे होता है, क्योंकि वहां पर इंक्रीज हो जाता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इस वजह से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि NH3 यानी कि NH3 अमोनिया वो एक तरह का पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो पैरामेडियल उसकी शेप है और लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर होता है, आपको पता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वो कौन सा फैक्टर है, ध्यान से समझें कि वो कौन सा फैक्टर है जो कि इफेक्ट नहीं करता, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर इफेक्ट नहीं करता, मोलिकुलर ज्योमेट्री इफेक्ट करती है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर भी बड़ा इफेक्ट का किरदार अदा करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एटम ये भी किरदार अदा करता है, लेकिन जो इफेक्ट नहीं करता वो कलर ऑफ द कंपाउंड। क्या भाई, कलर ऑफ द कंपाउंड क्या बोलेंगे, इसे इफेक्ट कर सकते हैं मैम, ये क्या बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। अब विस्पर थ्योरी, विस्पर थ्योरी को आप क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी इज यूज टू प्रोडक्ट, ये किसको प्रोडक्ट करती है, आपको पता है कि ये आपको बताती है मोलिकुलर शेप, इसी ने तो आपको टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर, बैंड एंगुलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, और ज्योमेट्री के बारे में भी आपको क्या बताती है, बहुत प्यारी, मेरी तो फेवरेट थ्योरी है जिसका नाम है विस्पर थ्योरी। इसको मैं जब भी पढ़ती हूँ मेरा मन चाहता है कि मैं इसके बारे में और नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दे सकूं, क्योंकि ये एक तरह का मेरा फेवरेट टॉपिक भी रह चुका है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अराउंड होते हैं सेंट्रल एटम में, वो अरेंज होते हैं देमसेल्फ कैसे, ओके, इनके अंदर मिनिमाइज रिपल्जन होती है, उन दोनों के दरमियान में बहुत कम रिपल्जन होती है, सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव स्ट्रेंथ, जो ऑर्डर होता है रिपल्सिव स्ट्रेंथ का अकॉर्डिंग टू द विस्पर थ्योरी, तो आपने याद रखना है लोन पेयर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, यानी कि रिपल्सिव ऑर्डर अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा होती है लोन पेयर, और लोन पेयर में रिपल्सिव स्ट्रेंथ, उसके बाद होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की ज्यादा होती है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड सबसे ज्यादा किसकी होती है, लोन पेयर, और लोन पेयर की क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव स्ट्रेंथ। ये कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में तगड़े तरीके से बिठा लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या जा रहा है, एमसीक्यूज नंबर 49, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो मॉलिक्यूल जिसके दो बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर हो ही ना, लोन पेयर बिल्कुल भी ना, सेंट्रल एटम में, तो उसकी जो शेप होती है वो आपके पास क्या होती है, लीनियर, बिल्कुल लीनियर। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है BF3 बेरिलियम फ्लोरेट फ्लोरेट सो हैज अ मोलिकुलर ज्योमेट्री, तो आपको पता है BF3 की जो आप लोगों के पास मोलिकुलर ज्योमेट्री होती है वो आप लोगों के पास क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। मीथेन, अब आपको पता है कि मीथेन की बात करें तो उसकी जो मोलिकुलर ज्योमेट्री होती है बोले तो वो हमारे पास क्या होती है, टेट्राहाइड्रल। ये मैंने आपको बताया था, अब मैंने आपको बोला था कि इन एटम्स के नाम आपने इनमें से याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। जब मैं आपको करा रही थी तो मैंने आपको बार बार बताया था कि स्टूडेंट्स इन नाम को आपने याद रखना है, इसी में से एमसीक्यूज बनते हैं। सो आई होप आपको अभी तक वो याद हो, आपने रिविजन भी कर ली हो।
NH3 अमोनिया हैज अ मोलिकुलर ज्योमेट्री, आपने पढ़ा होगा NH3 की मोलिकुलर ज्योमेट्री हर एक स्टूडेंट्स को आती है। ट्राई करो, जब भी आपको टीचर पढ़ाते हैं या आपकी बुक में लिखा होता है तो ज्यादातर बात जिस चीज की होती है उसके बारे में एमसीक्यू जाता है, बाहर से नहीं आता। NH3 की मोलिकुलर ज्योमेट्री आप लोगों के पास क्या होती है, ट्राइगोनल पैरामिडल। उसके बाद कहा जा रहा है वाटर हैज अ मोलिकुलर ज्योमेट्री, पानी की मोलिकुलर ज्योमेट्री होती है, क्या होती है, बेंट और एंगुलर। आपको मैं अभी प्रीवियसली भी इसी तरीके का कुछ एमसीक्यूज आया था जो कि हमने किया था। एमसीक्यू नंबर 54, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बॉन्ड एंगल होता है परफेक्ट टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल का, जैसे लाइक हो गया, मीथेन का हो गया, अप्रोक्सीमेटली आपको मैंने बताया था, मैं प्रीवियसली भी आपको बता रही थी, आई थिंक आपको बताया था कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। एमसीक्यू नंबर 55, यहाँ पर कहा जा रहा है कि द बॉन्ड एंगल इज NH3, NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपके पास कितना होता है, दिमाग में बिठा लेना है आप लोगों ने, 107 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर, वाटर का बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो आपने याद रखना है 104.5 डिग्री। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपकी जो डिक्रीज ऑफ बॉन्ड एंगल अगर आपका कम हो जाए फ्रॉम मीथेन और NH3 एंड वाटर इज ड्यू टू, जब आपके लोन पेयर में रिपल्जन बढ़ जाती है तो वहां पर बॉन्ड एंगल आपका कम होता है, किसका, CH4 का NH3 में और H2O का, क्योंकि वहां पर आपके लोन पेयर की रिपल्जन क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से। सही हो गया। एमसीक्यूज नंबर 58, यहाँ पर कहा जा रहा है कि PCl5 इज अ मोलिकुलर ज्योमेट्री, यानी कि PCl5 की आपने मोलिकुलर ज्योमेट्री, तो वो है ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। ये हमने, अब अगर मैं कॉन्सेप्ट बताती रहेगी तो ये वीडियो 4-5 घंटे से भी आगे चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं आ जाती हूँ बताने को तो मैं एक चीज से जहाँ से वो शुरू होता है ना, फिर वहां तक मेरी बात चली जाती है। तो अब एमसीक्यूज का लेवल है, मैं चाहती हूँ कम से कम एमसीक्यूज में टाइम लगे आपका, इस वजह से। अगर हम बात करें यहाँ पर 59 एमसीक्यूज की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि CF6 हैज अ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब आपने याद रखना है जो जो मैं आपको एमसीक्यूज करवा रही हूँ उसी में से ही 2-3 आएंगे, बस आपने दिमाग लगाना है कि किस तरीके से करना है। इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो SF6 है उसकी जो मोलिकुलर ज्योमेट्री आपके पास क्या होती है, ऑक्टाहाइड्रल। उसके बाद है आप लोगों के पास है BCl2 हैज अ मोलिकुलर ज्योमेट्री, BCl2 की जो मोलिकुलर ज्योमेट्री होती है वो आपके पास क्या होती है, बिल्कुल लीनियर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ ट्राइगोनल पैरामिडल शेप, तो ट्राइगोनल पैरामिडल शेप आप लोगों के पास किसकी होती है, NH3 की। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो द मॉलिक्यूल जिसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है, यानी कि 4 क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या होते होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, जो कि सेंट्रल एटम। इस टाइपिकली आप उसे कहेंगे कि ये सी सॉ शेप है। ये कौन सी शेप है, सी शो शेप। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच शेप रिजल्ट, वो कौन सी शेप है जो रिजल्ट देती है, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, सेंट्रल एटम के अराउंड। तो बच्चों ये हमने आपको पढ़ाया था, वो कौन जो मैंने बताया था, वो शेप जिसके सेंट्रल, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एटम है उसमें 2 लोन पेयर है और उस तरीके से 4 बॉन्ड पेयर है सेंट्रल एटम की गिर्द में, तो वो स्क्वायर प्लेनर होती है। उसके बाद है ZeF4 की जो मोलिकुलर ज्योमेट्री है वो आपने याद रखनी है, वो स्क्वायर प्लेनर होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी लीनियर शेप होती है, क्यों, कौन सा मसला है, इसकी वजह से उसकी क्या होती है, लीनियर शेप होती है। आपने याद रखना है कि उसके अंदर लोन पेयर नहीं होते इन कार्बन, और उसके 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और डबल बॉन्ड्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 66, यहाँ पर कहा जा रहा है जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है मिक्सिंग, जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल को सिमिलर एनर्जी फॉर्म करते हैं न्यू इक्विवेलेंट, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी क्या है, एनर्जी हो बिल्कुल सिमिलर हो, फिर वहां से उस एनर्जी सिमिलर ऑर्बिटल से आप फॉर्म करें, किसको फॉर्म करें, न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल को आप फॉर्म करें। सो आप कहेंगे कि ये आपके पास सिंपल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन।
क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कार्बन इन मीथेन। कार्बन इन मीथेन आपने याद रखना है कि मीथेन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपने याद रखना है। और इसमें एंगल आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एंगल आपको पता होगा कि 109.5। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि कार्बन इन इथेन, यानी कि जो कार्बन इन इथेन होता है तो उसकी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन इन इथाइन, जो कार्बन होता है इथाइन में, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? sp3 याद रखिएगा, उसकी जो ज्योमेट्री आपके लोगों के पास होती है वो होती है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। उसके बाद जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, वो अरेंज होते हैं। वो कैसे अरेंज होते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है वो अरेंज होते हैं एंगल क्या? 180 डिग्री में। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम, जैसे कि p, अगर मैं बात करूं यहाँ पर p की, तो p जो है उसके सराउंड में Cl, फिर Cl, फिर यहाँ भी Cl, 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 इस तरीके से Cl क्या है? अरेंज है। इसकी आपने बतानी है हाइब्रिडाइजेशन, तो आपने याद रखना है वो होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि बताना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम SF3 की, तो वो आपने याद रखना है, अगर 6 होंगे तो D2 हो जाएंगे, अगर 5 होंगे तो D1 हो जाएंगे, अगर CF4 होते तो सीधा sp3 हो जाता। तो ऐसे तगड़े कॉन्सेप्ट को ना आपको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। उसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 75। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन जो नाइट्रोजन यानी कि NH3 की होती है, सो आपने याद रखना है वो sp3 होती है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑक्सीजन की इन H2O, यानी कि वाटर के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑक्सीजन की, तो आपके पास क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों के पास डबल बॉन्ड हो, क्या हो? डबल बॉन्ड हो, किसके दरमियान में? 2 कार्बन एटम के दरमियान में, और वहां पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्म हो ओवरलैप, ओवरलैप यानी कि दोबारा समझे, तगड़ा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन एटम के बिटवीन है, तो वहां पर जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा? जब ओवरलैप होगी इसकी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। सही हो गया? यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से समझना है कि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ऑन ईच sp2 कार्बन, वो जो इथीन है वो ओवरलैप करता है साइड वाइज। देखिए भाई ना बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ऐसे एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आए, सोचो तो सही, 2021 से लेकर 2025 तक ऐसे एमसीक्यूज आपको दिए गए, और इंशाल्लाह 2026 के अंदर भी ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे। बस आपने ध्यान से इसको समझना है। आपको पता है कि अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात कर लें, पैरेलल ओवरलैपिंग की बात करें, तो वो आपके पास किसके अंदर होती है? सिंपल पाई बॉन्ड के अंदर होती है। उसके बाद आपके पास है 79। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है जो शो होती है कार्बन में बेंजीन रिंग में, यानी कि जो बेंजीन रिंग होती है उसके अंदर आपकी क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल अगर 120 डिग्री है, बॉन्ड एंगल अगर 120 डिग्री है, वो टाइपिकली क्या होता है? एसोसिएट होता है। तो उसके अंदर आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, वो कौन सी होती है? सिंपल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद है मेटेलिक बॉन्ड को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी मेटेलिक बॉन्ड को भी डिस्क्राइब करने का कोई ना कोई तो तरीका होता है। तो याद रखिएगा, जो आप लोगों के पास मेटेलिक बॉन्ड है वो एक तरह की अट्रैक्शन होती है बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयन एंड सी मतलब के सी बन जाए, यानी कि देखें मेटेलिक बॉन्ड के अंदर ना अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव मेटल आयन की। इस तरीके से बच्चों एक तरह का क्लाउड बन जाता है पॉजिटिव, और जो आप लोगों के पास से डी लोकलाइज है पूरा क्लाउड बन जाता है, क्लाउड की स्ट्रक्चर के हो जाते हैं।
तो सिंपल वो अट्रैक्शन जो किसके दरमियान में हो, पॉजिटिव मेटल आयन के, और वहां पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाए और एक तरह का सी बना दे, तो सिंपल आप वो कहते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड डिस्क्राइब हो चुका है। अब आपको पता है कि मेटल्स एक तरह के गुड कंडक्टर होते हैं। आपने ग्रेफाइट देखा होगा, ग्रेफाइट, सही, आपने ग्रेफाइट देखा होगा। तो ग्रेफाइट एक इंसुलेटर भी होता है और एक कंडक्टर भी होता है, आपको पता होगा। तो मेटल जो होते हैं अगर वो अच्छे कंडक्टर होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को मैनुअली क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं इसमें मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, इस एमसीक्यूज को ध्यान में रखना है, ये कहीं छूट ना जाए आप लोगों से। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 83। यहाँ पर कहा जाता है कि जो मेलिबिलिटी और डक्टाइलिटी, ये यानी कि वायर्स में कन्वर्ट करना और शीट्स में कन्वर्ट करना, वायर्स में और शीट्स में कन्वर्ट करना, तो ये मेलिबिलिटी और डक्टाइलिटी ये बेस्ट एक्सप्लेन करती हैं। इसको एक्सप्लेन करती है नॉन डायरेक्शनल नेचर, इसको नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड एंड अलाउइंग द लेयर्स टू स्लाइड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ अ बॉन्ड इज जनरली स्ट्रोंगेस्ट, वो कौन सी टाइप का बॉन्ड है जो कि बहुत स्ट्रोंगेस्ट होता है। हमें याद रखना है कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड ये मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंट, इसमें से आपने वो बताना है जो कि बेस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर को। तो आपके पास क्या होता है आयोनिक एंड कोवलेंट, वो क्या होता है ग्रेटर उसके होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड ग्रेटर होता है वैन डर वाल्स से। सही हो गया। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि एलॉय आर फॉर्म, एलॉय कैसे फॉर्म होते, देखें एलॉय बनते कैसे हैं, जब दो या दो से ज्यादा एटम एलिमेंट्स या फिर आप लोगों के जो मेटल है वो आपस में मिलते हैं तो एक एलॉय क्या होती है, एलॉय क्यों, क्योंकि एबिलिटी होती है मेटल की कि वो मिक्स हो जाते हैं अदर मेटल के साथ। कैसे मिक्स हो जाते हैं, कि आपने ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ये जब आप जनरल आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर्टी आती है एलॉय फॉर्मेशन। जैसे हो गया एलॉय कौन कौन से तरह के होते हैं, आपको पता है कि एलॉय एक तो ब्रास होता है, ब्रोंज, मिटा के लिखती हूँ मैं, एक होता है आपके पास ब्रोंज और एक आप लोगों के पास होता है एलॉय ब्रास। स्टील होता है, स्टील और डाई एल्यूमिनियम। सो ये चार एलॉय की फॉर्मेशन करता है। अगर ब्रोंज की बात करें तो ब्रोंज एल्यूमिनियम, ब्रोंज जो होता है सबर मैं दोबारा से लिखूं, ब्रास, ब्रोंज, एक बार मिटाओ तो सारा मिट जाता है। उसके बाद एक हमारे पास होता है स्टील और एक हमारे पास होता है डाई एल्यूमिनियम। अब गलती ही नहीं करेंगे ना जो गलत हो, तो चले कॉपर और जब टिन आपस में, यानी कॉपर और जब एल्यूमिनियम आपस में, सिंपल कॉपर और जिंक, मुझे लगा मैंने ब्रोंज लगे, कॉपर और जिंक जब आपस में मिलता है तो ब्रास एलॉय बनता है। और जब आप लोगों के पास कॉपर और जब आपके पास टिन मिलता है तो वहां पर ब्रोंज एलॉय की फॉर्मेशन होती है। देखिए मेटल्स आपस में मिले, कॉपर भी एक मेटल है और जिंक भी एक मेटल है, ये दोनों जब आपस में मिले तो ब्रास बन गया। जब कॉपर और टिन जब आपस में मिले तो ब्रोंज बन गया। उसके बाद स्टील कैसे बनेगा, स्टील भी बहुत आसान है, जब क्रोमियम, आयरन और जब निकल आपस में मिलेंगे तीनों मेटल तो आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी स्टील की फॉर्मेशन हो जाएगी। और स्टील भी एक तरह का क्या एलॉय है जो मेटल से बनता है। उसके बाद डाई एल्यूमिन, बच्चों ये बनता है मैग्नीशियम से, और आप लोगों के पास कॉपर और जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम, इनसे मिलकर आपका क्या बनता है, याद रखना है आप लोगों ने, डाई एल्यूमिन। तो ये देखिए कितने सारे मेटल से मिलकर किस तरीके से एलॉय की फॉर्मेशन की है। जब मैं आ जाऊं ना बच्चों, आपको पता है कि कॉन्सेप्ट के बिना मैं रहती नहीं। उसके बाद एलॉय फॉर्म होता है क्योंकि मिक्स होते हैं मेटल्स नॉन डायरेक्शनल मेटेलिक बॉन्डिंग के साथ, तो वहां पर एलॉय फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है वो कौन सी प्रॉपर्टी है
तो वो जनरली जो शो नहीं करती आयोनिक बॉन्ड को, आईएस शो करती है बाय द कोवलेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड, तो वो लो मेल्टिंग एट वहां पर बॉइलिंग पॉइंट होती है। विच टाइप ऑफ द बॉन्डिंग, वो कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जो कि बेस्ट एक्सप्लेन करती है हायर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर? तो आपके पास क्या होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग। उसके बाद जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल, मैंने आपको बताया था कि जब डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को पूरा सी बन जाता है, तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल एसोसिएट करता है कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग को? आपके पास क्या होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग। ये प्रीवियसली भी हम ये एमसीक्यूज कर चुके हैं। क्लियर है? ये आपने लाजमी नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेनी है, वरना जो हमारा टीच दुआ जो कि व्हाट्सएप चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लें। आप नीचे कमेंट कर दे कि मैम वहां पर आप हमें पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, तो वहां पर आपको ये मिल जाएंगे, जिसे आप हमेशा नोट कर सकें। उसके बाद है विच ऑफ दी सब्सटेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी अ ब्रिटल, यानी कि इसमें से कौन से फॉलोइंग सब्सटेंस है जो एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, जिसे आप बन सकते हैं, तोड़ सकते हैं, एंड राइदर वो मेलिएबल भी होते हैं, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक। सो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। आपको पता है कि ये एक आयोनिक सॉलिड होगा, आयनिक बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी, और जब मतलब कि यहाँ पर ट्रांसफेरिंग हो जाएगी, अगर शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग, तो वहां पर सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर है वो डिफर करती है ईच अदर ओनली, इसकी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि नोट एटम, जिनके अंदर एटम प्रेजेंट नहीं है। 92 यहाँ पर कहा जा रहा है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है रेजोनेंस हाइब्रिड की, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है? वो ब्लेंड होते हैं, एवरेज होते हैं, और ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड रेजोनेंस की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है जो फॉर्मल चार्ज होती है, फॉर्मल चार्ज होती है किसी भी एटम पर, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आप माइनस करते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, +1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कहा जा रहा है ओजोन को बेस्ट आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बच्चों ये एक तरह की रेजोनेंस स्ट्रक्चर से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये बहुत मेरी ये भी फेवरेट थ्योरी है, सारा मेरे फेवरेट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि जब आपको कुछ बनना होता है, कुछ करना होता है, तो आपको हर वो चीज फेवरेट करनी पड़ती है जो आपकी फेवरेट नहीं होती। तो हर चीज को ऐसे बनाए कि अपने माइंड को समझाए ये मेरा फेवरेट है भाई, मुझे तो पढ़ना है, मुझे आगे निकलना है, मैं जो चाहती हूँ मुझे उस गोल को अचीव करना है, तो कुछ वक्त के लिए उस चीज को अपना फेवरेट बना ले, वो तुम्हें मिल ही जाएगी, बस हार मत मानना। हार मत मानना तुम माय स्टूडेंट्स, हार मत मानना आप लोग, क्योंकि हार मानने वाले लाइफ में कभी भी नहीं जीतते, और जो सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगी, कर लूंगा, वो इजिली वो काम कर लेते हैं। बस आपने हार नहीं मान के अपने माइंड को समझाना है कि भाई ये मैं करने के लिए बनाऊं, मैंने ये करना है, किसी की ताकत नहीं है कि वो चीज मुझसे खींच सके। तो देखिए वैलेंस बॉन्ड फॉर्म होगा जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा ड्यू टू ओवरलैपिंग होगी। किसकी ओवरलैपिंग होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल की अपोजिट स्पिन, यानी कि एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। सिंपल, अगर देखें एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस वजह से ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, इस तरीके से ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा ये एटॉमिक ऑर्बिटल। सो इनकी आपस में क्या होगी? ओवरलैपिंग दो तरह की हो सकती है, यहाँ तो आपके पास हो सकती है मतलब के ओवरलैपिंग, एक तो आप लोगों के पास सिग्मा बॉन्ड बन सकता है जिसकी जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड टू हेड होती है इस तरीके से, और लेटरल यानी कि पैरेलल ओवरलैपिंग से आप लोगों के पास क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। सो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, जितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट की आपकी क्लियरिटी होगी उतना ज्यादा आपका तगड़ा कॉन्सेप्ट होगा। मैं जो जो बातें बताती हूँ उसको अपने माइंड में बिठा लिया करें, सही है। अब हम आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट करें तो आपने टीच दुआ बायोलॉजी हमारा सेकंड चैनल, इसको आपने सपोर्ट करनी है, और व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को फॉलो कीजिएगा, वहां पर आपका फायदा होगा। और टीच दुआ रिजवान पेज पर फेसबुक पर मैं फॉलोअर की नीड है, आपने लास्ट में हमारे बच्चे फॉलो करना है, हमें सपोर्ट करनी है जैसे कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। और टीच दुआ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, और टीच दुआ 2 और दुआ ज़ारा टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग को इन टर्म्स ऑफ द
जब मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, जब कॉम्बिनेशन किसकी हो, एटॉमिक यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले और इनकी कॉम्बिनेशन से एक मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो, तो सिंपल आप लोग किसे कहते हैं कि ये मोलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी है। उसके बाद 97 यहाँ पर कहा जा रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का, उसको आप कैसे लिखते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिर माइनस कर देते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, सिंपल आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, 0 हो, तो वो इंडिकेट करता है मॉलिक्यूल वो एग्जिस्ट भी नहीं करते और वो अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कि ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेट है, बिकॉज ऑक्सीजन पैरामैग्नेट। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वर्ड आ जाए ना, फिर टीचर रेडी हो जाती है कुछ बताने के लिए। अब देखो भाई, पैरामैग्नेटिक क्या होती है और डायमैग्नेटिक क्या होती है, बस तुमने देखते रहना है। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट समझ के जाना है ना, अगर आ गया तो छोड़ेंगे हम। अब देखिए, पैरामैग्नेट का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करे, इसको अट्रैक्ट करे मैम, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करे, और जो जहां पर क्या प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, वो आपके पास क्या है, पैरामैग्नेटिक। और जो डायमैग्नेटिक है वो क्या होते हैं, मैं यहाँ पर स्पेस डाल लेती हूँ। डायमैग्नेटिक आप लोग उसे कहते हैं जो कैन नॉट अट्रैक्ट, डू नॉट अट्रैक्ट, किसको नहीं अट्रैक्ट करे, मैग्नेटिक फील्ड को। और यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो नहीं होता है। और आपने याद रखना है इसको, आई होप आपने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक समझ लिया हो। अब आपके पास जो पैरामैग्नेटिक है, जो आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सेंटर में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें आप आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स करते हैं, आउटर ट्रांजिशन आप लोग एलिमेंट्स कहते हैं, वो सारे आते हैं फर्स्ट बी से, वो मतलब के फर्स्ट बी से लेकर 8B तक वो सारे एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन जो आपका जो ऑल एलिमेंट्स आते हैं, वहां पर ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन एक्सेप्ट कर किसको एक्सेप्ट कर पैरामैग्नेटिक में, सेकंड बी को, क्योंकि सेकंड बी होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ा भी दिए, पर इसके एमसीक्यूज करने अभी, तो ये हम करेंगे। सो इस वजह से ये एक्सपेक्ट होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ऐसे के कौन से एलिमेंट्स, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके बाद आपके पास आता है डायमैग्नेटिक, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं होते, लेकिन सेकंड बी सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि आपके पास क्या हो गया, जिंक, जिंक के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। अब मैंने आपसे बात की थी कि वो कौन से एलिमेंट है जो सारे पैरामैग्नेट में पाए जाते हैं। ऐसे कि अगर बात करें थर्ड बी से स्टार्ट होते हैं ना आपके, थर्ड बी से, तो थर्ड बी में जो आपके पास फर्स्ट होता है वो होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम से क्या होता है, स्टार्ट होता है, और जिंक पे क्या होता है, वो एंड होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्थ बी की, तो फोर्थ बी भी आप लोगों को पता होगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है। हम कुछ इस तरीके से याद करें, यट्रियम से, यट्रियम से कहाँ तक एंड होता है, आपकी मरकरी तक एंड हो जाता है, आई थिंक मरकरी, या फिर आई थिंक हाँ कैडमियम, यहाँ पर क्या आएगा, कैडमियम, हाँ कैडमियम था। उसके बाद जो 5B ग्रुप है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लेंथनम से, कहाँ तक स्टार्ट होता है, लेंथनम से आई थिंक एंड होता है मरकरी तक, इस तरीके से। उसके बाद हमारा आ जाता है 6B, तो वो एक्टिनम से वो चला जाता है कहाँ पर, कॉपर्निशियम तक, यानी कि इस तरीके से आपके फिर 8B के अंदर वो सारे आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं ना ग्रुप, वो सारे उसी के अंदर आ जाते हैं। तो आपने ये याद रखना होता है, सारे आते हैं, लेकिन जो आपका जिंक है ना, जिंक ये एक सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये पाया जाता है किसके अंदर, सेकंड बी के अंदर पाया जाता है। इस तरीके से आपकी सीरीज चलती रहती है। तो ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का, तो ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि वहां पर आपको पता है क्या पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। आई होप योर कॉन्सेप्ट आर बिल्कुल ब्रिस्टल क्लियर होंगे। टाइम बहुत हो गया है, चाय पीने का टाइम हो गया है, बहुत टाइम कर दिया दुआ आपने, तो बस कॉन्सेप्ट आ जाता है तो दुआ रुकती नहीं है। उसके बाद कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट को आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जहाँ पर मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो। तो क्लियर हो गया, आप लाजमी आपने सपोर्ट करनी है, तो बाय।